हेलो दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। यह हमारी साइंस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर और आसान व्याख्या मिलेगी। हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए, फिर सही उत्तर और उसकी व्याख्या देखिए। अंत में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं? ऑप्शन ए, लोहे पर जंग लगना। बी, दूध से दही का बनना। सी, मोम का पिघलना। या डी, कागज का जलना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोम का पिघलना। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसे वापस बदला जा सकता है। पिघले मोम को ठंडा कर फिर से मोम बनाया जा सकता है। ध्यान दें, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण दोस्तों हो सकते हैं, जैसे क्रिस्टलीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलना, पेड़ों को काटना, नमक को पानी में घोलना। ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, क्रिस्टलीकरण। बी, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। सी, पाश्चुरीकरण। या डी, विद्युत अपघटन। सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यसद लेपन। लोहा जब हवा और नमी, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर फेरिक ऑक्साइड, जंग की परत बन जाती है। जस्ता अर्थात जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसकी परत लोहे को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। एसिड अर्थात अम्ल और बेस अर्थात क्षार की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले लिटमस पत्र को किससे प्राप्त किया जाता है? ए, कवक से। बी, लाइकेन से। सी, जीवाणु से। या डी, ब्रायोफाइटा से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाइकेन से। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन अर्थात सैक नामक पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। यदि किसी अज्ञात विलयन में नीला लिटमस पत्र डालने पर वह लाल हो जाता है, तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी और उसका पीएच मान कितना हो सकता है? ए, क्षारीय पीएच 9। बी, अम्लीय पीएच 4। सी, उदासीन पीएच 7। या डी, क्षारीय पीएच 12। दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अनिल। अनिल अर्थात आ से अम्ल, नी से नीला और ल अर्थात लाल। तो जो विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अम्लीय। पीएच मान होगा 4। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और उनका पीएच 7 से कम होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और उनका पीएच 7 से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। चींटी के काटने या डंक मारने पर त्वचा पर जलन क्यों होती है? वह शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? इसकी बेअसर करने के लिए क्या लगाना चाहिए? ए, एसिटिक अम्ल नींबू का रस। बी, फॉर्मिक अम्ल कैलामाइन लोशन या बेकिंग सोडा। सी, साइट्रिक अम्ल सिरका। या डी, ऑक्सैलिक अम्ल और नमक का पानी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल कैलामाइन लोशन या बेकिंग सोडा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए त्वचा पर दुर्बल छाप, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इसको सोडियम आयोडीन कार्बोनेट, ये NaHCO3 होता है, या जिंक कार्बोनेट युक्त कैलामाइन लोशन लगाया जाता है जो उदासीनीकरण क्रिया करता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों। सिरका और खट्टे दूध में क्रमशः कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ए, साइट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। बी, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। सी, ऑक्सैलिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या डी, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल।
आशा है आपने दोस्तों उत्तर चुन लिया होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एस्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, सिरके में 4 से 6% एस्टिक एसिड CH3COOH एसिड होता है। दूध या दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण लैक्टिक एसिड होता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड और इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया हो जाता है। यह किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट या डी कैल्शियम क्लोराइड। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, चूने का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो अघुलनशील सफेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे पूरा पानी जो है दूधिया दिखाई देने लगता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण का मुख्य तरीका है। संख्या 8 देखते हैं दोस्तों, अग्निशामक यंत्रों में जब बेकिंग सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है जो आग बुझाने में मदद करती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है। यह जलती हुई वस्तु के चारों ओर एक कंबल की तरह आवरण बना देती है, जिससे आग का ऑक्सीजन के संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट्स साबुन की तुलना में कठोर जल में भी आसानी से झाग क्यों बना लेते हैं? ए क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ आघूलनशील अवक्षेप नहीं बनाते। बी अपमार्जक बहुत सस्ते होते हैं। सी अपमार्जक केवल ठंडे पानी में काम करते हैं या डी साबुन में तेल नहीं होता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते हैं। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। साधारण साबुन इनके साथ मिलकर चिपचिपा अवक्षेप बनाता है, जिससे झाग नहीं बनता है, जबकि डिटर्जेंट आसानी से काम करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों, कोयले के अधूरे जलने से कौन सी अत्यंत जहरीली गैस बनती है जिससे बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी मेथेन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड CU। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, जब कोयला या ईंधन कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेजी से जुड़कर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी से दम घुट जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों, सोने और चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए सुनार किस तीव्र अम्ल के मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं? ए सांद्र HNO3 और HCl का 1:3 का अनुपात, बी सांद्र H2SO4 और HCl का 3:1 का मिश्रण, सी सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 3:1 मिश्रण या डी केवल शुद्ध नाइट्रिक। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सांद्र HNO3 और HCl का 1:3 का मिश्रण। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को भी अपने अंदर घोल लेता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए पारा, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी क्लोरीन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रोमीन। यहाँ अधातु पूछा गया है जिसका उत्तर ब्रोमीन है। यदि कमरे के तापमान पर द्रव धातु पूछा जाता तो पारा होता। यह अंतर एग्जाम में बहुत बार भ्रमित करता है दोस्तों, तो ध्यान रहे, जब भी आपसे अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन बताएंगे और जब द्रव धातु पूछा जाए तो मरकरी का टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 13, सोडियम और पोटेशियम धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? ए क्योंकि ये बहुत महंगी धातुएं हैं,
बी, क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और हवा व नमी के संपर्क में आते ही तेजी से आग पकड़ लेती हैं। सी, मिट्टी के तेल से इनका घनत्व बढ़ता है। या डी, ये मिट्टी के तेल में घुल जाती हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और हवा व नमी के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से आग पकड़ लेती हैं। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुएं हैं। ये ठंडे पानी और हवा के ऑक्सीजन से इतना तीव्र गति से क्रिया करती हैं कि विस्फोटक के साथ आग लग जाती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 14, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने और बिजली के स्विच बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो ऊष्मा और बिजली का कुचालक है? ए, पॉलीथीन, बी, पीवीसी, सी, बेकेलाइट या डी, नायलॉन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेकेलाइट। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे एक बार सांचे में डालने के बाद गर्म करके दोबारा पिघलाया या बदला नहीं जा सकता। यह ऊष्मा और विद्युत का कड़ा प्रतिरोधी है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हैंडल और स्विच बोर्ड बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, रेयॉन नामक कृत्रिम रेशे को बनाने के लिए किस प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? ए, पेट्रोलियम, बी, कोयला, सी, काष्ठ लुगदी या सेल्यूलोज, डी, प्लास्टिक कचरा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, काष्ठ लुगदी या सेल्यूलोज। हैं दोस्तों, रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यद्यपि यह एक मानव निर्मित रेशा है, लेकिन इसे बनाने के लिए प्राकृतिक स्रोत यानी पेड़ों की लकड़ी की लुगदी का रासायनिक उपचार किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी क्यों मिलाई जाती है? ए, 24 कैरेट, सोने को कठोर और मजबूत बनाने के लिए। बी, 22 कैरेट का, सोने की चमक बढ़ाने के लिए। सी, 24 कैरेट, सोना को पिघलाने के लिए। या डी, 18 कैरेट, उसका वजन बढ़ाने के लिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 24 कैरेट, सोने को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो अत्यधिक मुलायम होता है। यदि इससे गहने बनाए जाएं तो वे आसानी से मुड़ या टूट जाएंगे। इसलिए आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का और 2 भाग तांबा या चांदी को मिलाकर उसको मजबूती देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम को अलग करने के लिए किस औद्योगिक विधि का प्रयोग किया जाता है? ए, साधारण आसवन, बी, प्रभाजी आसवन, सी, क्रिस्टलीकरण या डी, छानना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रभाजी आसवन। कच्चे तेल में मौजूद विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। प्रभाजी आसवन स्तंभ में अलग अलग तापमान पर भिन्न भिन्न घटकों को उनके वाष्पीकरण के आधार पर अलग कर लिया जाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जो ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है? ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी, मीथेन और ओजोन या डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कारखानों और वाहनों से निकलने वाली SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल की नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। जब यह वर्षा के साथ गिरती हैं तो संगमरमर का संक्षारण कर देती हैं। इसी वजह से ये आगरा के ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रश्न संख्या 19, बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? ए, इथेन, बी, प्रोपेन, सी, मीथेन या डी, ब्यूटेन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीथेन। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बायोगैस अर्थात गोबर गैस और CNG दोनों में लगभग 75 से 90% तक मीथेन CH4 गैस पाई जाती है। यह एक बहुत ही उत्तम और कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है।
ध्यान दें दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को ही हम मार्स गैस भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जंग लगे बिना स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में किन तत्वों को मिलाया जाता है? ए तांबा और जस्ता, बी क्रोमियम निकेल और कार्बन, सी एल्यूमिनियम, डी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रोमियम निकेल और कार्बन। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाने से उसमें कभी जंग नहीं लगता है और वह चमकदार बना रहता है, तथा कार्बन मिलाने से उसमें कठोरता आ जाती है। दोस्तों, रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।